जय हिंद दोस्तों। आज 22 नवंबर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैनिकों से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फैमिली पेंशन, ईसीएचएस और सीएसडी लाभ के लिए जारी की गई नई ईमेल आईडी पर। इसके अलावा हवलदार की पेंशन नायब सूबेदार से अधिक होने के विषय में पीसीडीए द्वारा जारी किए गए लेटर पर भी बात करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे कि नवंबर की पेंशन के डीडीआर क्रेडिट में 4 महीने की देरी पर बड़ी अपडेट आई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें एक्स सर्विसमैन को आरक्षण में लाभ देने की बात कही गई है। शहीद सैनिकों के लिए 1 करोड़ की घोषणा की गई है और सैनिकों का धरना अब भी जारी है। शेयर मार्केट के नाम पर पूर्व सैनिकों के साथ हुई ठगी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एमटीएस और सुपरवाइजर पदों के लिए एक्स सर्विसमैन जेसीओ-ओआर की नई भर्ती निकली है। तो चलिए सबसे पहले इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फैमिली पेंशन पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 5 नवंबर को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स नेवल हेडक्वार्टर की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। इसमें एक्स सर्विसमैन की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाभ मिलते रहने के लिए एक चेकलिस्ट प्रदान की गई है। इस चेकलिस्ट का नाम वैट आफ्टर मी रखा गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार को पेंशन और अन्य लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। लेटर में एक ईमेल आईडी भी साझा की गई है जिससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह चेकलिस्ट परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी ताकि एक्स सर्विसमैन के बाद भी उनके अधिकार और लाभ सुरक्षित रहें। ईसीएचएस, सीएसडी और पेंशन लाभ आपकी फैमिली को मिलते रहें, इसके लिए एक अहम लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि चेकलिस्ट टू बी शेयर्ड विद डू एनके ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अ वेट्स डिवाइस। इसका मतलब है कि जब वेटरन की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो उनकी फैमिली एनके को यह चेकलिस्ट दी जानी चाहिए। इस चेकलिस्ट में उन सभी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों का विवरण है जो लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं। इसे एनके के साथ साझा करना अनिवार्य है ताकि कोई भी लाभ अधूरा न रह जाए। एनके को सलाह दी गई है कि वे अपनी सभी जरूरी डिटेल्स नेवल वेटरन्स डीएनवी को नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेजें। dnv@navy.gov.in। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि परिवार सभी लाभों का समय पर और सही तरीके से लाभ उठा सके। नेवी पेंशनर्स के जो नेक्स्ट ऑफ किन नोके हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अप्रिय घटना के होने पर तुरंत आवश्यक जानकारी इस ईमेल आईडी पर भेजनी है। dnv@navy.gov.in। इसके साथ ही चेकलिस्ट में दी गई सभी जानकारियां सही प्रदान करनी होगी। आपको निम्नलिखित विवरण साझा करने की आवश्यकता होगी। 1. फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स, पत्नी और बच्चों की पूरी जानकारी। 2. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एनओके का संपर्क विवरण। 3. डेट ऑफ कमीशन, भर्ती की तारीख। 4. डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेवा समाप्ति की तारीख। 5. डेट ऑफ डिवाइस, वेटरन की मृत्यु की तारीख। यह जानकारी भेजने से सुनिश्चित होगा कि फैमिली को पेंशन, ईसीएचएस और सीएसडी जैसे सभी लाभ समय पर मिलते रहें, इसलिए इसे तुरंत अपडेट करना आवश्यक है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि अब हवलदार को नायब सूबेदार से अधिक पेंशन मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर पीसीडीए की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। दरअसल यह पेंशन लाभ उन हवलदारों को मिलता है जो एसीपी 1 के तहत ऑनरी नायब सूबेदार का दर्जा प्राप्त करते हैं। जो ऑनरी नायब सूबेदार होते हैं उनकी पेंशन वास्तविक नायब सूबेदारों से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि वास्तविक नायब सूबेदारों की पेंशन उनके रैंक के अनुसार निर्धारित होती है, जबकि ऑनरी नायब सूबेदारों को अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। यही वजह है कि ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा होती है। जब आप हवलदार के पद पर होते हैं तो आपको क्लास पे और स्पेशल सर्विस अलाउंस जैसी सुविधाएं दी जाती हैं जो आपकी विशेष सेवाओं के लिए होती हैं। लेकिन जैसे ही आप जेसीओ नायब सूबेदार के रैंक पर पदोन्नत होते हैं, ये क्लास पे और स्पेशल सर्विस अलाउंस समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से नायब सूबेदार की पेंशन अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इस मुद्दे पर कई पेंशनर्स ने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने इस विषय में एक लेटर जारी किया। इस लेटर में विशेष रूप से यह बताया गया कि हवलदार, विशेष रूप से ऑनरी नायब सूबेदार बनने वाले हवलदार को यह लाभ क्यों और कैसे प्रभावित कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि हवलदार की पेंशन नायब सूबेदार से अधिक नजर आती है। इनकी पेंशन में हवलदार का बेनिफिट दिए जाने की वजह से एक सवाल उठता है कि क्यों न इन्हें सीधे
ऑनरी नायब सूबेदार के तौर पर पेंशन दी जाए ताकि उन्हें उनका सही हक मिल सके। लेकिन इसके बाद पीसीडीए ने स्पष्ट किया है कि ऑनरी नायब सूबेदार एक रैंक है जो हवलदार के बाद आता है। इसका मतलब है कि यह एक विशेष रैंक है और इसके साथ मिलने वाले लाभ भी अलग होते हैं। ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन अधिक होने का कारण यह है कि उन्हें सीएसडी और ईसीएचएस जैसे महत्वपूर्ण लाभ अधिक मिलते हैं। ईसीएचएस के तहत उन्हें सेमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी प्राप्त होती है, जो उन्हें हवलदार के मुकाबले ज्यादा फायदे में डालता है। इस वजह से ऑनरी नायब सूबेदार को अलग से रैंक के तौर पर पहचान दी जाती है और उन्हें लाभ भी अधिक मिलता है। ऑनरी नायब सूबेदार का जो विशेष बेनिफिट है वह उसे प्राप्त करने का कारण यह है कि यह एक रैंक है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। पीसीडीए ने यह स्पष्ट किया है कि ऑनरी नायब सूबेदार एक मान्यता प्राप्त रैंक है जिसे हवलदार को ऑनरी नायब सूबेदार का दर्जा मिलता है। इस रैंक के साथ हवलदार को अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जैसे सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधाएं। इन सुविधाओं का लाभ जेसीओ के रूप में उपलब्ध होता है और जब वे सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो उन्हें अधिक अधिकार मिलते हैं। पीसीडीए ने कहा है कि इस रैंक के तहत मिलने वाले लाभ उन सभी जेसीओ के लिए लागू होते हैं जो सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अगर एसीपी नायब सूबेदार के रूप में हवलदार को पेंशन का लाभ दिया जाता है तो उनकी सीएसडी और ईसीएचएस जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। पीसीडीए ने यह पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि उनकी रैंक को हवलदार के तौर पर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे उनके प्राप्त लाभ कट सकते हैं। भले ही एसीपी नायब सूबेदार हवलदार को पेंशन के रूप में अधिक लाभ मिलता हो, लेकिन यह उनकी रैंक और उससे जुड़े अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए पीसीडीए ने कहा है कि उनके रैंक को संरक्षित रखा जाएगा ताकि उन्हें सभी सरकारी लाभ जैसे सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधाएं मिलती रहें। यह लेटर उन पेंशनर्स को भेजा गया है जिन्होंने इस मुद्दे पर शिकायत की थी और इसके बाद पीसीडीए ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पेंशन और डीएडीआर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। नवंबर की पेंशन 30 नवंबर को क्रेडिट की जाएगी और इसी दिन डीएडीआर भी क्रेडिट किया जाएगा। इस बार पेंशन के साथ आपका डीएडीआर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपका 4 महीने का एरियर भी पेंशन के साथ दिया जा सकता है या फिर इसे पेंशन से पहले भी दिया जा सकता है। इस बार सरकार ने 3% का बढ़ा हुआ 53% डीएडीआर की घोषणा थोड़ी देर से की थी, यानी कि यह घोषणा 17 अक्टूबर को हुई थी, जिसके कारण अक्टूबर में आपका डीएडीआर नहीं आया था। अब नवंबर में इसके आने की पूरी संभावना है और यह या तो पेंशन से पहले क्रेडिट हो सकता है या फिर पेंशन के साथ आ सकता है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि 30 नवंबर तक आपकी पेंशन भी क्रेडिट हो जाएगी और डीएडीआर का 4 महीने का एरियर भी आपके खाते में क्रेडिट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है जो एक एक्स सर्विसमैन जवान बाबूराम से जुड़ा हुआ है। बाबूराम ने एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हाई कोर्ट में केस दायर किया था, जहां उन्हें जीत मिली। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को डिसमिस कर दिया, यानी कि बाबूराम को न्याय मिल गया। लेकिन यह मामला किस बारे में था, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। यह मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा था, जहां बाबूराम, जो एक एक्स सर्विसमैन है, ने एक्स सर्विसमैन के लाभ के लिए केस दायर किया था। उनका तर्क था कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन लड़ाई के दौरान मारा जाता है या वह शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है तो उसके परिवार डिपेंडेंट को उसके लाभ मिलने चाहिए। हिमाचल सरकार के नियमों के तहत ऐसे स्थिति में डिपेंडेंट बच्चों को एक्स सर्विसमैन का लाभ दिया जाता है। बाबूराम ने इसी आधार पर केस किया और हाई कोर्ट में जीत हासिल की। फिर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, जिससे बाबूराम को अपनी जीत मिली। यह एक बड़ी अपडेट है जो एक्स सर्विसमैन के अधिकारों के पक्ष में आई है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, जिसमें सैनिकों के परिवार को कर मुआवजा न मिलने पर पूर्व सैनिकों ने भिंड कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार युद्ध में शहीद हुए सैनिक पवन भदौरिया के परिवार को पहले वादा किया गया था कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब तक यह मुआवजा नहीं दिया गया है। इस कारण पूर्व सैनिकों ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उन पर शहीद परिवार के प्रति उत्पीड़न और प्रशासनिक उदासीनता के आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि संजीव श्रीवास्तव, जो कलेक्टरेट में कार्यरत हैं, अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाने में असफल रहे हैं।
पूर्व सैनिकों का आरोप है कि शहीद पवन भदौरिया के परिवार के साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा और उनकी बदनामी की जा रही है। परिवार जब अपने अधिकारों के लिए इंसाफ लेने जाते हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जो एक सदस्य हैं, ने इस संबंध में आरोप लगाया कि उनके साथ जातिवाद की वजह से अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी प्रमुख मांग है कि भिंड कलेक्ट्रेट को हटाया जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शहीद के परिवार को मिलने की घोषणा की गई थी, वह राशि तुरंत शहीद के परिवार को सौंपे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बहाने पूर्व सैनिक से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार भिवानी में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन आरोपियों ने पूर्व सैनिक से स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पर ठगी की थी। भिवानी साइबर थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों ठग पकड़े जा चुके हैं और उनके पास से पूर्व सैनिक द्वारा निवेश किए गए 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। हालांकि बाकी की रकम अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। जॉब से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकली हैं। पहली वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, जिसमें कुल 9 पद हैं। यह वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत ग्रुप सी के पदों के लिए है। यह 10वीं पास पूर्व सैनिकों के लिए है और इसमें पे लेवल 1 के अनुसार RS 18,000 से 56,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी, जैसा कि 7वें CPC के तहत निर्धारित है। इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है और नाम जिला सैनिक बोर्ड के जरिए DGR में भेजे जाने चाहिए। दूसरी वैकेंसी केरला बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद के लिए है। JCOR पूर्व सैनिक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति है और 60 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएगी। हालांकि सैलरी का स्पष्ट विवरण अभी नहीं दिया गया है। इस पद के लिए 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। जो भी इच्छुक हों वे आवेदन कर सकते हैं। यह थी जानकारी इस वीडियो की। धन्यवाद। जय हिंद।